अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंसेस कोचिंग एकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 के केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, मतलब हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है विच इज 8.8 ग्राम। अब यहाँ पर ओनली हमने ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट नहीं करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है और सिंपली हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सो नाउ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गिवन दैट इज 8.8 मोल, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 × 10⁻23 लगा लेता हूँ और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2। यहाँ पर अगर मैं एटॉमिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की पुट कर लूँ टोटल तो वो 3 है, जिसमें कार्बन भी इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैंने चूंकि सिर्फ ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट करना है तो इसलिए मैं सिर्फ ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पे पुट कर देता हूँ विच इज 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8.81 आएगा, 44 से आ जाएगा 5, 6 डिवाइड बाय 5 से आ जाएगा 1.2। तो सिंपली जी 1.2 × 2 से हमारे पास आ जाएगा जी 2.4 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम जब ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं, सो ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी विच इज 2.4 × 10⁻23। Another question is what mass of carbon monoxide can be obtained by reaction of 5 moles of carbon with 1 mole of oxygen gas। इस क्वेश्चन में हमें मोल्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन यानी रिएक्टेंट गिवन है और हमें मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कैलकुलेट करना है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है ग्राम्स में। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो पहला हमने ये फाइंड करना है। उसके लिए मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, कार्बन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गिविंग 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कार्बन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो हाफ मोल रिक्वायर्ड होता है। 1 मोल कार्बन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन हाफ मोल रिक्वायर्ड है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर हमें जो कार्बन के मोल्स दिए गए हैं दैट आर 5 मोल। तो अगर मैं कार्बन 5 मोल ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन 2.5 मोल रिक्वायर्ड होगा। कितना रिक्वायर्ड होगा? 2.5 मोल। बट द अवेलेबल moles of oxygen is only 1, so required 2.5 mole है, क्योंकि available 1 mole है, which shows that कि oxygen is the limiting reactant। तो हमने जो मास कैलकुलेट करना होगा प्रोडक्ट यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन। तो स्टेप 2 में अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी थ्योरेटिकल यील्ड। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट विच इज ऑक्सीजन और यहाँ पर लिख लूंगा प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हाफ मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो इससे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमने मास कैलकुलेट करना है तो मैं रेशो को सिंपली मोल मोल रेशो से मोल मास रेशो कर लेता हूं।
तो कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन हमें 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देगा। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है जी, 28 ग्राम होता है। तो सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रिएक्शन विद कार्बन प्रोड्यूसेस 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर क्वेश्चन में जरा देख ले, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल है। तो अगर मैं ये हाफ मोल की बजाय 1 मोल ले रहा हूं तो वो कितना हमारे पास बनेगा, वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम विच इज 56 ग्राम। तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड ये थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगा। अब जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Question number 84. Which of the following is not possible reason for the high bond energy of HF? HF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये काफी ज्यादा होती है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट रीजन नहीं है। सो HF बॉन्ड इज अ पोलर, ये तो करेक्ट है बिकॉज बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड के साथ। सेकेंड वन, HF बॉन्ड इज शॉर्टर, ये भी सही है बिकॉज बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड लेंथ के साथ, तो ये भी ठीक है। थर्ड वन, HF इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नो, ये एक पॉसिबल रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो HF की बॉन्ड एनर्जी फाइंड करेंगे दैट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड इन गैस फेज, यानी गैस फेज में हम HF को स्प्लिट करेंगे और इससे हाइड्रोजन और फ्लोरीन बनाएंगे। तो ये लिक्विड फेज में है रूम टेम्परेचर पे या नहीं है, इससे बॉन्ड एनर्जी का कोई, इस पर बॉन्ड एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी यानी HF विच इज अ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आते हैं। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? यहां पर हमें कार्बन कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। नॉर्मली हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड का होगा और फिर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। Vesper theory explains what? Vesper theory means valence shell electron pair repulsion theory। ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल के शेप्स और उनकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाए, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नो, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल यस, सो द करेक्ट आंसर इज बी। बॉन्ड फॉर्मेशन नो, एनर्जी चेंजेस व्हाइल बॉन्ड फॉर्मेशन नो, वो VBT एक्सप्लेन करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ये हमें मॉलिक्यूल के शेप्स को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल और आयन इन विच द सेंट्रल एटम है सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन टू दैट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो सबसे पहले एंड बट इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल टू अमोनिया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो अमोनिया की तरह होगी लेकिन उसका जो शेप होगा वो अमोनिया से डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए जो स्टेरिक नंबर का फार्मूला है वो ये है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, किसी एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उसके साथ कितने अवेलेबल है। तो अगर हम अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया में अगर हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है, इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4, मतलब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। अब हमने देखना है कि गिवन ऑप्शन में किस में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है लेकिन उसका शेप जो है अमोनिया की तरह नहीं है, क्योंकि अमोनिया का जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अब जब हम इधर आ जाते हैं BH3, ये ट्राइगोनल प्लेनर है और इसमें जो बोरान है इसका स्टेरिक नंबर जो है वो 3 आता है, मतलब ये sp2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AlCl3, इसमें भी सेम सिचुएशन है, H3O+। सो H3O+ में ऑक्सीजन का जो स्टेरिक नंबर आता है वो आता है जी 3, इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए 1 यानी 4,
यानी नाइट्रोजन की तरह ही आ रहा है, sp3 है, लेकिन इसका शेप भी अमोनिया की तरह ही है, तो ये आंसर नहीं है CH4। यस, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि CH4 में कार्बन की जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू है वो है 4+0, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड इसने 4 बनाए हुए हैं, तो इट इज sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन के जैसी है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमोनिया से डिफरेंट है, बिकॉज मीथेन इज टेट्राहेड्रल। Another question is, suppose we have different molecules in which all the atom bonded to central atom are identical। हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ जो टर्मिनल एटम बॉन्डेड है वो आइडेंटिकल है। विच ज्योमेट्री हैज डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। तो फिर कौन सी ऐसी ज्योमेट्री है जिसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। लीनियर का 0 आएगा, बिकॉज चलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि ए इज सेंट्रल एटम एंड बी आर द टर्मिनल एटम्स। तो जब लीनियर होगा और चले हम कंसिडर कर लेते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड मूवमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम ट्राइगोनल प्लेनर को देखते हैं, तो चले कंसिडर कर लें ए इज द सेंट्रल एटम, बी आर द टर्मिनल एटम्स। अगेन हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम ए टू बी होगा। अगेन सारे बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्राइगोनल पैरामिडल। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि ए इज द सेंट्रल एटम एंड बी आर द टर्मिनल एटम। नाउ दिस टाइम ए हैज अ लोन पेयर। लोन पेयर का जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो भी होता है। सो यहाँ पर चले हम बी को अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं, तो बॉन्ड मूवमेंट्स का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। ऑल्दो लोन पेयर का जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस दफा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में पूछा विच ज्योमेट्री हैज डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ट्राइगोनल पैरामिडल। टेट्राहेड्रल में भी जब सेंट्रल एटम के साथ सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे तो उनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो भी 0 आएगा। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन, किस में स्ट्रांग होंगे, सो द आंसर इज आयोडीन। हाउ, एक्चुअली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है मॉलिक्यूल के साइज के साथ, यानी पोलराइजेबिलिटी के साथ। ये पोलराइजेबिलिटी क्या है, किसी मॉलिक्यूल की एबिलिटी कि वो कितना इजीली पोलराइज हो रहा है, इसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हम इस ऑप्शंस को देखें तो इसमें सबसे जो लार्ज मॉलिक्यूल है that is iodine, so the correct answer is option C। Evaporation rate of a liquid is independent of, कि लिक्विड का जो evaporation rate है वो independent of what होगा, surface area। देखिए evaporation rate जो होता है इसका surface area के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा। सो ऑप्शन में सरफेस एरिया इस पे तो डिपेंड करता है, ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट, तो ये आंसर नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस पर भी करता है, टेम्परेचर इस पर भी करता है, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस गिवन है इन सब पर इवापोरेशन रेट डिपेंड करता है। Which of the following crystalline solids conduct electricity in the solid state? कि गिवन ऑप्शन में कौन सा ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा इन सॉलिड स्टेट। सो ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं कंडक्ट करता सॉलिड स्टेट में, सोडियम क्लोराइड भी नहीं करता बिकॉज द आयंस आर नॉट मोबाइल, सो आंसर इज ग्रेफाइट। हमने लास्ट जो टेस्ट है उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 में। जो ग्रेफाइट होते हैं उसमें ग्रेफीन शीट्स होते हैं जिसके पैरेलल वो गुड कंडक्टर होता है, परपेंडिकुलर वो पुअर कंडक्टर होता है। सो ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है और उसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली डिलोकलाइज हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Another question is, according to Le Chatelier's principle, in which of the following gaseous reactions
while the equilibrium shift to the forward, the equilibrium shift to the forward by decreasing pressure and increasing temperature. मतलब हमने प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन होगा इट शुड बी इंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसमें से ये वाला तो एक्सो है, तो ये तो एक्सक्लूड हो गया, ये दो इंडो है, तो इसमें से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब चूंकि प्रेशर डिक्रीज करने की बात की गई है, सो ले शार्टलियस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में गैसेस के मोल्स यानी मतलब वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में गैसेस के मोल्स यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के कोएफिशिएंट ज्यादा हो यानी उनके मोल ज्यादा हो। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारे पास आता है वो ऑप्शन ए आता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में PCl5 गैस गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसका जो डेल्टा एच है ये पॉजिटिव है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये फॉरवर्ड में शिफ्ट हो तो टेम्परेचर तो मुझे इंक्रीज करना होगा, जबकि चूंकि फॉरवर्ड में वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर डिक्रीज करना होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 टू PCl3 एंड Cl2। Water and ice are in equilibrium at the melting point. If pressure is decreased, this equilibrium, ice will sublime. लेकिन चले कंसिडर कर लेते हैं कि आइस इक्विलिब्रियम में है वाटर के साथ। अब वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो आइस से कम होता है, तो मैं आपको इस तरह कह देता हूं कि आइस का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है 9%, किससे? वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। तो अगर हम क्या कर ले, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम लो वॉल्यूम की तरफ आ जाएगा। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम आइस की तरफ आएगा व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो आप जरा ऑप्शंस की तरफ आ जाए, यानी मतलब वाटर मजीद फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो द आइस विल सबलाइम, नो, मोर वाटर विल फ्रीज, यस। प्रेशर डिक्रीज करने से मजीद वाटर जो होगा वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू, हमसे C का पार्शियल प्रेशर पूछा है। जो रिएक्शन है वो A सॉलिड गिविंग B गैस एंड C गैस, और ऑप्शंस में है जी KP स्क्वायर रूट KP स्क्वायर 1/KP। तो देखें KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी KP, इसमें हम सिर्फ गैसेस को इंक्लूड करते हैं, तो प्रोडक्ट और गैसेस, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब चूंकि इसका अगर 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो वो भी 1 मोल होगा, वो भी 1 मोल होगा। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट B और C है इसके मोल्स बराबर होंगे। जब इसके मोल्स बराबर होंगे तो इनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो चले अगर हम इस तरह कर लें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कि KP इज इक्वल टू P इंटू P इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब मैंने P की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो इधर आ जाएगा KP स्क्वायर रूट और उधर आ जाएगा P। यानी इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C जो कि मैंने P के बराबर लिया है वो आएगा जी, इस जो इक्वेशन है इसकी जो KP वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट होगा। यानी जो इसकी KP वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उससे जो प्रेशर आ जाएगा वो इस इक्विलिब्रियम पर C का पार्शियल प्रेशर होगा, और B का पार्शियल प्रेशर जो प्रोडक्ट है उसका भी यही होगा, ठीक है, दोनों का बराबर होगा। For the sodium carbonate salt, the molar solubility is X mole per dm cube, ठीक है। The solubility product Ksp is, इसके लिए हमने solubility product Ksp की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम इस साल्ट की डिसोसिएशन को लिख लेते हैं कि Na2CO3 सॉलिड, जब इसका हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें सोडियम आयंस होंगे। अगर इसका 1 मोल चले डिजॉल्व हुआ है तो 2 मोल होंगे, और जो कार्बोनेट आयन होंगे वो 1 मोल बनेंगे। ठीक है, नाउ हमें बताया जा रहा है कि ये कितना डिजॉल्व हुआ है, x मोल पर डीएम क्यूब, मतलब 1 डीएम क्यूब वाटर के अंदर इसके x मोल डिजॉल्व हुए हैं, तो वो कितना बन चुका होगा, सोडियम 2x मोल पर डीएम क्यूब बन चुका होगा। ठीक है, और कार्बोनेट कितना बन चुका होगा, x मोल पर डीएम क्यूब बन चुका होगा। ठीक है, सो नाउ Kp इज सिंपली इक्वल टू the molar concentration of sodium ion square into the molar concentration of carbonate ion power 1। तो सोडियम आयन का है जी 2x स्क्वायर हो जाएगा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 2x के बराबर है, और कार्बोनेट आयन की x के बराबर है, इससे आ जाएगा 4x क्यूब। तो यहाँ पर जो Kp की वैल्यू होगी वो 4x क्यूब के बराबर होगी। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है that is option C, 4x cube। Which one is not correct about the rate of a chemical reaction? Not correct about the rate of a chemical reaction. Directly related to temperature. Yes, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है it is always directly related to temperature of a chemical reaction. Directly related to particle size of solid. Yes, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। Another question is heat change at constant volume is equal to delta H delta E work both A and B। So देखिए according to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो डेल्टा ई है दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब जब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी डेल्टा वी भी 0 होगा, तो ये वाला टर्म जो होगा ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ई जो होगा वो बराबर होगा क्योंकि इट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम इंथैल्पी का इक्वेशन लिखते हैं तो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगेन जो पी डेल्टा वी है इट इज 0, सो वी कैन सिंपली राइट के डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट चेंज आएगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा एज वेल एज चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर रिलीज हो रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। Which of the following is correct for an isochoric endothermic process? आइसोकोरिक का मतलब है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो मतलब डेल्टा वी 0 होगा, इट मीन्स पी डेल्टा वी भी 0 होगा। और इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक है कि मतलब क्यों पॉजिटिव हम लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी अगेन मैं दोबारा लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों माइनस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी इज 0 नाउ, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्यों प्लस होगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस क्यों। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों, यस। डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क, नो वर्क यहाँ पे हो ही नहीं रहा। डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, नो डेल्टा ई पॉजिटिव होगा बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा वी तो 0 ये भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों। जब भी कोई आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उस वक्त जो हीट चेंज आएगा वो एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बैलेंसिंग ऑफ redox इक्वेशन द करेक्ट सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यह हमें रिएक्शन दिया गया है, इसमें हमें कोएफिशिएंट्स के सेट दिए गए क्वेश्चन के अंदर, हमने उसमें से करेक्ट सेट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो तरीकों से सॉल्व होगा। एक तरीका तो ये है कि आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर एक एलिमेंट पर फोकस कर लें,
लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड पर भी एक फार्मूले में हो और प्रोडक्ट साइड पर भी एक ही फार्मूला के अंदर मौजूद है। तो चले मैं सल्फर को सेलेक्ट कर देता। सल्फर भी रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ SO2 में है और प्रोडक्ट साइड पर H2SO4 में। तो अगर आप देख लें यहाँ पर सल्फर का जो सब्सक्रिप्ट है वो भी 1 है और यहाँ पर भी सल्फर का। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन अगर बैलेंस होगा तो SO2 का जो कोएफिशिएंट होगा H2SO4 का भी सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, तब हमारे पास नंबर ऑफ सल्फर सेम आएंगे। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ कोएफिशिएंट अगर सेम है तो वो सेट करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में देख ले, फर्स्ट कोएफिशिएंट 2 है, फोर्थ कोएफिशिएंट 3 है, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में फर्स्ट कोएफिशिएंट 2 है, फोर्थ कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी में फर्स्ट कोएफिशिएंट 2 है और फोर्थ कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है और फोर्थ कोएफिशिएंट भी 1 है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले, अगर आप इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते तो बस फिर तो एक तरीका ये है कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें, उनके साथ कोएफिशिएंट्स को पहले ए बी सी डी को लिखें और नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वही सेट आपका करेक्ट होगा। चले, मैं ऑप्शन डी को यहाँ पे कर लेता हूँ कि SO2 प्लस H2O प्लस I2 गिविंग H2SO4 प्लस HI। तो यहां पर ऑप्शन डी में जो कोएफिशिएंट्स हैं तो देखें, SO2 का कोएफिशिएंट 1 है, H2O का 2 होगा, आयोडीन का भी 1 होगा, H2SO4 का भी 1 होगा और HI का 2 होगा। तो अगर मैं ये कोएफिशिएंट्स इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे काउंट करके, तो यहाँ पे देख ले सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। आयोडीन है यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो SO2 में हो गए और 2H2O में 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड पर भी 4, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2s आर 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 सल्फ्यूरिक एसिड में और 2 HI में है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और इस तरह से डी इज आर करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर आप ए बी और सी सेट को इस तरह से लिख कर इनको काउंट करेंगे तो इसमें से खामखा एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसे होगा जो कि बैलेंस नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो ये बड़ा इजी तरीका है किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को क्या जो क्वेश्चन आते हैं MCQs आते हैं उसमें चूंकि कोएफिशिएंट का सेट ऑलरेडी गिवन होता है, इससे पहले जो है ना 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और 2016 के ईटा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना ली है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो चैनल है उसमें अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वो होते हैं जिसमें लेटस पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। सो NaCl ये तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं है, टेबल साल्ट, क्योंकि इसमें लेटस पॉइंट के ऊपर सोडियम और क्लोराइड आयन होंगे। शुगर यानी सक्रोज ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं है और वाइट फास्फोरस ये भी है। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो दो हैं, ए भी है, बी भी है और डी भी है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो P4 होता है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें फास्फोरस के मॉलिक्यूल लेटस पॉइंट के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके दरमियान वीक वान डर वाल फोर्सेस होते हैं। सो इसमें से बी और डी दोनों करेक्ट है। MgO and NaCl have the same crystalline form। MgO और NaCl दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम होता है। सो दे आर व्हाट, चूंकि इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, सो दे आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। इस फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फ का मतलब है कि ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका जो लेटस होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है, उनको हम आइसोमॉर्फ बोलते हैं। लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। अब सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो देख ले लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है चार्ज ऑफ आयन यानी कैटायन एनायन और इनवर्स होता है साइज, या हम बोल सकते हैं चार्ज बाय साइज को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यानी कैटायन जो है वो थर्ड पीरियड से हैं और क्लोराइड यानी दो एनायन जो है वो थर्ड पीरियड से हैं, जबकि ऑक्साइड ये दो एनायन जो है ये सेकंड पीरियड से हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके चार ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेता हूँ, सोडियम +1
क्लोरीन -1, तो Mg+2 ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2, यहाँ पर कैल्शियम +2 और क्लोरीन -1। तो देख ले सबसे पहले NaCl का तो सबसे कम होगा क्योंकि इसमें केटाइन और एनायन दोनों का चार्ज कम है। CaCl2 में केटाइन का चार्ज तो +2 है, लेकिन एनायन का जो चार्ज है वो -1 है, तो ये भी कम होगा। लेकिन बी और सी में अगर हम देख ले तो केटाइन दोनों +2 है और एनायन दोनों -2 है, और एनायन दोनों में कॉमन है विच इज ऑक्साइड आयन। तो अब चूंकि इन दोनों में एनायन कॉमन है तो इनके केटाइन के बेस पे होगा, केटाइन का चार्ज सेम आ रहा है तो केटाइन के साइज को ओनली कंपेयर कर लेते हैं। तो देख ले मैग्नीशियम जो है वो 3rd पीरियड में है और जो कैल्शियम है वो 4th पीरियड में। तो कैल्शियम का साइज चूंकि बड़ा है इसलिए जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा इस ऑप्शन में किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। आइस कंटेन बोथ कोवेलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, आइस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। Then therefore it is an ionic crystal, covalent crystal, metallic crystal, molecular crystal. So the answer is molecular crystal. ये कोवेलेंट वर्ड जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड है, सो ये कोवेलेंट क्रिस्टल भी हो सकते हैं, वो इस पर भी सोचेंगे। एक्चुअली कोवेलेंट क्रिस्टल वो होते हैं ना जिसमें लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर एटम्स होते हैं और हर एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, जबकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है लेकिन लेटेस्ट पॉइंट्स के दरमियान इन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, जो कि डापोल फोर्सेस हो सकते हैं, जो कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं। इस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104 इज कि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू द अदर डायरेक्शन। ग्रेफाइट में ग्रेफीन लेयर्स होते हैं, पैरेलल टू ग्रेफीन लेयर्स इट इज गुड कंडक्टर बट परपेंडिकुलर टू ग्रेफीन लेयर्स इट इज पुअर कंडक्टर, जो कि इससे पहले टेस्ट में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी हम क्रिस्टल की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जब हम क्रिस्टल में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से और हर डायरेक्शन से उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आता है, इस प्रॉपर्टी को हम एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन अराउंड सोडियम आयन in NaCl lattice is octahedral। NaCl में हर सोडियम के इर्द जो नेबरिंग क्लोराइड आयन होते हैं वो 6 होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सोडियम का वो 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो अरेंजमेंट जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन इज। यह हमें गैसियस रिएक्शन दिया गया है और इसका Kc का यूनिट हमने फाइंड करना है। चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये गैसियस रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस है, तो सबसे पहले हम इसका डेल्टा एन फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड पे कोएफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट साइड पे कोएफिशिएंट 2 है, सो इट इज -1। अब Kc के यूनिट का शॉर्टकट है कि Kc इज इक्वल टू, यूनिट इज इक्वल टू मोल पर dm³ पावर डेल्टा एन। तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू मोल पर dm³ पावर -1। तो ये सिंपली हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dm³ पर मोल, dm³ पर मोल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू लीटर पर मोल, दोनों एक ही है। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ आ जाए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी लीटर पर मोल। 1 mole of SO3 was placed in 1 liter flask। चूंकि 1 मोल लिया और 1 लीटर के अंदर लिया है तो इसका मतलब है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर यानी 1 मोल पर लीटर है। Equilibrium was in the following equilibrium was established: 2SO3 giving 2SO2 plus O2. At equilibrium the amount of SO2 is 0.5 mole. The value of Kc is, तो हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आइस टेबल मेथड से। तो मैं यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ कि 2SO3 गैस डिकम्पोज हो रहा है, इससे 2SO2 गैस बन रहा है प्लस O2। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो SO3 जो है ये 1 मोलर लिया है,
जबकि SO2 और O2 0 मोलर है, वो इनिशियल हमने नहीं लिया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर हमें मोल दिए गए हैं, लेकिन चूंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका मतलब है जो मोल्स होंगे उतनी ही कंसंट्रेशन भी होगी, यानी मोल पर लीटर। अब चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव 0.5 मोल ऑफ SO2, यानी अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोलर SO2 है। मैं इसके साथ प्लस लिख लेता हूं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। सो नाउ बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक जितने मोल SO3 के डिकम्पोज होंगे लाइक 2 मोल, तो SO2 भी 2 मोल ही प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि अगर ये 0.5 मोलर प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब है कि 0.5 मोलर SO3 डिकम्पोज हो गया है अप टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितने मोल SO3 के डिकम्पोज होंगे उतने ही मोल्स SO2 के प्रोड्यूस होंगे, जबकि ऑक्सीजन के जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो उसका हाफ होंगे। तो ये हमारे पास बन चुका होगा 0.25 मोलर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी जी, ये 1 मोलर लिया तो उसमें 0.5 मोलर कंज्यूम हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोलर अवेलेबल है। ये 0 लिया था 0.5 मोलर बन गया, तो ये भी 0.5 मोलर ही होगा इक्विलिब्रियम पे, और ये 0 लिया था 0.25 मोलर बन गया, तो ये भी 0.25 मोलर होगा इक्विलिब्रियम पे। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज the concentration of SO2 at equilibrium square, concentration of O2 divided by concentration of SO3 square। तो Kc is equal to SO2 की जो concentration है that is 0.5 square, O2 की है 0.25 और SO3 की है 0.5 square। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास Kc की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 0.25। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.25। द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन इज, तो Kp और Kc के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उसका फार्मूला है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन, जबकि डेल्टा एन क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन कैलकुलेट करता हूं तो देख ले प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट क्या है 2, जबकि रिएक्टेंट का क्या है 2 + 1 यानी 3, तो इधर से डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा कि Kp इज इक्वल टू KcRT पावर -1, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइड बाय RT, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT। अब जरा हम ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। Kc इज इक्वल टू Kp RT पावर -1, तो ये देख लें ये लिखा है Kc इज इक्वल टू Kp RT पावर -1, ये गलत है। Kp इज इक्वल टू Kc, ये भी गलत है। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -2, ये भी गलत है। Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT, Kc is equal to Kp into RT. Yes, the correct answer is option D. Kc is equal to Kp into RT. Consider the reaction 2Cl chlorine atoms है, इससे chlorine molecule बन रहा है। The equilibrium mixture will consist almost entirely of chlorine because chlorine molecule जो है that is more stable than chlorine atom. So इसका मतलब है Kc वैल्यू क्या होगी, Kc वैल्यू is very large, क्योंकि हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू होगी ये 1 से ज्यादा आएगी। सो Kc इज वेरी लार्ज बिकॉज द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कई गुना ज्यादा होगी। फॉर द रिएक्शन N2 + 3 गिविंग 2NH3 द रेशियो ऑफ Kp to Kc इज, हमें Kp to Kc का रेशियो फाइंड करना है। तो देख ले डेल्टा N इज इक्वल टू सारे गैसेस है तो प्रोडक्ट साइड पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे 4 आएगा, सो 2 - 4 इज इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास जो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा N है, तो यहाँ पर पावर -2 हो जाएगा। अब हमने कौन सा रेशियो फाइंड करना है, Kp डिवाइड बाई Kc, तो Kc इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे, फिर इधर हमारे पास आ जाएगा RT पावर -2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई RT स्क्वायर। तो हम जब ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी RT पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें होता है, मिथाइल अल्कोहल में भी होता है, फॉर्मल्डिहाइड, यस फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज में ऑक्सीजन मौजूद है, इन इट इज जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है देट आर नॉन पोलर या एक्टिव नहीं है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो फॉर्मल्डिहाइड जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, डोनर नहीं है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ऑल्दो ये वाटर के साथ बना सकता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इटसेल्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। Which of the following isomer is non-polar? अच्छा, ये तीन आइसोमर दिए गए, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें से हमने नॉन पोलर को फाइंड आउट करना है। सो द आंसर इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हाउ? पैरा में एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरीन जो होते हैं वो 1,4 पोजीशन पे होते हैं। अब इसमें से ये CCl बॉन्ड पोलर है, तो इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट और इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट चूंकि एक दूसरे के अपोजिट आएगा, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो इसलिए इन तीन आइसोमर्स में जो 1,4 या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो एक्चुअली नॉन पोलर होगा। बाकी जो दो होंगे उनके बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। A catalyst affect the equilibrium position? No. The equilibrium constant? No. Both? None of these. क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो न इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है, न इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो रेट को इंक्रीज कर लेगा बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स का, और इस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा। NaCl can be purified by passing dash through solution. Common effect is H2S HCl SO2. Usually हम जो NaCl है उसको प्योरीफाई करते हैं बाय पासिंग HCl गैस। क्यों? क्योंकि NaCl का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसमें Na+ आयन होंगे और Cl नेगेटिव आयन होंगे एक्वस फॉर्म में। अगर हम इससे HCl पास करेंगे तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम रिवर्स में आएगा और NaCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 giving 2SO3, delta H is negative -198 kilojoule per mole. So this reaction is exothermic. Yield of SO3 can be increased by, देखें 2SO2 gas plus O2 gas is in equilibrium with 2SO3 gas, और इसका जो delta H है that is negative, means it is exothermic in forward direction. तो अब हमने यील्ड ऑफ SO3 को इंक्रीज करना है, तो वो तब इंक्रीज होगा जब हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर लेंगे। अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में कैसे शिफ्ट होगा? अगर हम देख लें, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें जो टेम्परेचर है वो लो यूज करना होगा। रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो हमें प्रेशर ज्यादा यूज करना होगा। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, सो इंक्रीजिंग प्रेशर, यस ये बात सही की गई है, प्रेशर ज्यादा करेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये गलत कहा गया है। एडिंग कैटलिस्ट से भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी SO3 के यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ O2, यस ये बात भी सही की गई है, क्योंकि अगर हम SO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा लें, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करने से, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा करने से भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। सो इसमें से करेक्ट 1 और 4 है। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ आ जाएं तो ऑप्शन डी में है जी 1 and 4 is the correct answer. Which of the following constant is temperature independent? Kc तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट यानी K वो भी डिपेंड करता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आइडियल गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z is equal to PV divided by nRT for n moles और Z is equal to PV divided by RT for 1 mole। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उधर से वॉल्यूम और प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन रेशो चेंज नहीं होगा फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए एब्सोल्यूट 0 के अलावा हर टेम्परेचर पर Z की वैल्यू 1 आती है। For the reaction A plus 2B giving C, rate is equal to the order of reaction with respect to B is, अच्छा अब इस रिएक्शन का जो रेट ला है दैट इज रेट इज इक्वल टू K A पावर 1,
मतलब reaction is first order with respect to A. It means it is zero order with respect to B because B is not present in the rate law. तो अगर हम ऑप्शन को देख लें तो करेक्ट आंसर इज A, zero order with respect to B. Question number 118 is the rate of reaction is always equal to the rate constant when the order of reaction is zero. क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा. यूजुअली रेट कांस्टेंट के बराबर कब होता है? जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सब रिएक्टेंट की 1 मोल पर डीएम क्यूब ले लें, तो फिर उस वक्त रेट कांस्टेंट के बराबर होगा. लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चूंकि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप जो भी कंसंट्रेशन ले लें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की, तो हमारे पास उसकी जो रेट की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी और वो कितना आएगी? रेट कांस्टेंट के बराबर आएगी. फॉर एग्जाम्पल चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट P, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसका रेट ला ऐसे आ रहा है कि A पावर 0 B पावर 0, यानी वी कैन से कि रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P. तो अगर आप यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन जो भी लगा लें इससे 1 आ जाएगा, सो रेट इज सिंपली इक्वल टू K. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होती है और उसके रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सेम होता है. In which species does nitrogen have an oxidation state of +1? कौन से स्पीशी में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +1 होगा. सो पहला है जी NO2. तो देख ले NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन +4 हो जाएगा. NO3- जिसको हम नाइट्रेट आयन कहते हैं, चूंकि ये एक एनाइन है तो एनाइन के लिए रूल ये है या आयन के लिए रूल ये है कि उसके फार्मूले में जितने भी एटम्स होंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम है वो उसके चार्ज के बराबर आना चाहिए. तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं तो इट इज -6, तो -6 के साथ अगर हम +5 ऐड कर ले तो इससे नेट -1 आ जाएगा. सो नाइट्रोजन इज +5. N2O नाइट्रस ऑक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसमें ऑक्सीजन -2 है तो 2 नाइट्रोजन पे +2 हो जाएगा. जब 2 नाइट्रोजन पे +2 हो जाएगा तो एक नाइट्रोजन हो जाएगा +1. सो N2O में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1. In a galvanic cell, the salt bridge maintain electrical neutrality by allowing ion migration. Salt bridge जो होता है उसका काम ये होता है कि ड्यूरिंग रिडक्स रिएक्शन जो कैथोड और एनोड वाले सोल्यूशन के ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना. कैथोड वाले सोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है जिसको न्यूट्रलाइज करने से के लिए केटाइंस माइग्रेट होते हैं साल्ट ब्रिज से एंड वाइस वर्सा फॉर द एनोड. तो यहाँ पर क्या लिखा है? Which of the following statement is correct? Cation move towards anode, गलत लिखा है. Cation move towards cathode compartment to maintain electrical neutrality. Yes, cation जो होगा वो कैथोड वाले कंपार्टमेंट की तरफ जाए. मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि इसको याद करने का तरीका CC cation कैथोड वाले साइड पे जाएंगे और AA एनाइन जो होंगे वो एनोड वाले साइड पे जाएंगे सोल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर सिल्वर +1 से 0 में, कॉपर 2+ से 0 में रिड्यूस हो रहे. सो दीज टू आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स. द सेल वोल्टेज फॉर दिस सेल इज, नाउ दिस टाइम हमें सेल दिया गया है सो हमें क्लियरली बताया जा रहा है कि किसको हमने ऑक्सीडाइज करना है किसको रिड्यूस करना है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है. सो सिल्वर इज गोइंग फ्रॉम 0 to +1, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एनोड है, और कॉपर जो है वो 2+ से 0 में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हमारा कैथोड है. तो यहाँ पर सिल्वर एनोड है और कॉपर कैथोड है. ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो ये वाला रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर 2 + 2Ag गिविंग 2Ag प्लस कॉपर. अब अगेन हमारे पास जो सेल वोल्टेज को कैलकुलेट करने का फार्मूला है दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो द कैथोड इज कॉपर. कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34. सो वी कैन सिंपली पुट 0.34 वोल्ट माइनस अगेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.80 वोल्ट माइनस इंटू प्लस माइनस. सो 0.34 वोल्ट माइनस 0.80 वोल्ट
तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइम हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। सो हमारा आंसर आएगा -0.46 वोल्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी -0.46 वोल्ट। इट मीन्स कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और ये वोल्टिक सेल के अंदर नहीं होगा। ये अगर होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगा, जिसके लिए हमें करंट पास करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्यों जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड डज 100 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो वर्क जो हमारा होगा वो माइनस में होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो जो इंटरनल एनर्जी होगी डेल्टा ई वो बराबर होगी प्लस क्यों माइनस वर्क यानी डब्ल्यू की। तो क्यों की वैल्यू क्या है 250 जूल। तो सिस्टम ने जो 250 जूल हीट एब्जॉर्ब किया है, इसमें से 100 जूल सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सो माइनस 100 जूल। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जी 150 जूल। मींस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो प्लस 150 आ रहा है, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 150 जूल इंक्रीज हो रही है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। इफ डेल्टा ई इज प्लस 500 जूल, मतलब डेल्टा ई इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। डेल्टा ई की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होती है, द सिस्टम एब्जॉर्ब्स 300 जूल्स ऑफ हीट। तो क्यों की वैल्यू हमारे लिए पॉजिटिव है, बिकॉज सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो ऐसा जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके मुताबिक हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव। ठीक है, सो हमने वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वर्क हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई माइनस क्यों, डेल्टा ई माइनस क्यों। नाउ द डेल्टा ई इज 500 जूल minus Q is 300 joule. So the work is 500 minus 300 means 200 joule. वर्क का साइन क्यों पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए जी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर। सो द आंसर इज 200 joule. 100 ml of 1 molar HCl solution neutralized with 100 ml of 1 molar of NaOH solution. If delta N is minus 6 kilojoule per mole, the heat evolved is। अच्छा, अब यहाँ पर HCl और NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल दी गई है 1 मोलर, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 100 ml गिवन है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर और 1 लीटर गिवन होता तो अंडरस्टूड होता कि फिर इसके अंदर HCl और NaOH के जो मोल्स हैं वो भी 1 मोल होते। बट एक्चुअली हमने यहाँ पर पहले ये फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। तो देख ले, बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100 ml लेंगे ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, किसी भी सॉल्यूट का, वो HCl है NaOH या कोई भी सॉल्यूट हो, 100 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे, सॉरी 1000 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे, तो इसमें सॉल्यूट जो होगा वो 1 मोल होगा। तो अगर आप 1000 ml की बजाय 100 ml ले रहे हैं 1 मोलर सोल्यूशन, तो चूंकि सोल्यूशन 10 टाइम कम हो गया है तो यहाँ पर मोल्स भी 10 टाइम कम हो जाएंगे, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो 0.1 मोल होगा। सो हमने जो 100 मोलर सोल्यूशन 100 ml सोल्यूशन लिया 1 मोलर HCl का, ठीक है, तो इसमें 0.1 मोल HCl है। इसी तरह से मैंने 100 ml जो 1 मोलर सोल्यूशन लिया इसमें भी 0.1 मोल NaOH होगा। तब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि HCl प्लस NaOH गिविंग NaCl प्लस H2O। तो अगर ये मैंने 0.1 मोल लिया है और ये भी मैंने 0.1 मोल लिया है, ये 0.1 मोल कैसे लिया, मैं फिर रिपीट करूं, मैंने 100 ml लिए हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन की, जिसमें से 0.1 मोल सोल्यूट के होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो वाटर बनेगा वो भी 0.1 मोल होगा, NaCl भी 0.1 मोल ही प्रोड्यूस होगा, तो वाटर 0.1 मोल बन रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया कि डेल्टा N इज -57 किलो जूल पर मोल ऑफ वाटर, यानी अगर 1 मोल वाटर बनेगा तो -57 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अगर 0.1 मोल है तो फिर हमारे पास 5.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हीट रिलीज का वो है 5.67 किलो जूल। यहाँ पर लिखा है हीट इवॉल्व, तो साइन अगर नेगेटिव ना भी हो तो भी हमें पता है
कि 5.7 है, नेगेटिव का मतलब है रिलीज, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है। Which of the following has standard enthalpy of formation equal to 0? ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड के लिए हम बोलते हैं कि हमने 1 मोल कंपाउंड बनाना है स्टैंडर्ड स्टेट में अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो एलिमेंट्स भी होंगे स्टैंडर्ड स्टेट में। तो कंपाउंड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी एलिमेंट से आप कंपाउंड बनाएंगे तो इस दौरान मस्ट या हीट रिलीज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन एलिमेंट्स के लिए हम कहते हैं कि एलिमेंट्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। अगर एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इनका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा, अगर वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इक्वल टू जीरो किसका होगा, तो देख ले वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में लिया कि बच्चों के ये कंपाउंड है तो इसका जीरो नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड स्टेट में दिया गया, लेकिन चूंकि ये कंपाउंड है तो इसका जीरो नहीं दिया हो सकता। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और ये स्टैंडर्ड स्टेट में दिया गया तो इसका जीरो होगा। सोडियम भी एक एलिमेंट है, लेकिन देखिए ये गैस फेज में दिया हुआ है जो कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन, जो कि एक एलिमेंट भी है और स्टैंडर्ड स्टेट भी है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो जीरो होगा।